ठीक है, क्या नाम है इस चैप्टर का? तो कहेंगे सर ये चैप्टर का नाम है, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है, चलिए पहले चैप्टर का नाम जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर मैं इसको दो टुकड़ों में बांट रहा हूं तो क्या है? तो कहेंगे सर वैद्युत रसायन। ठीक है, अब वैद्युत रसायन का क्या मतलब है? तो कहेंगे सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है? तो इसका मतलब यहाँ पर दो चीज़ों की बात होगी। एक होगी इलेक्ट्रिसिटी, या इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा की। किसकी बात होगी? तो कहेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी बात होगी तो कहेंगे सर रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया और विद्युत धारा की। और या हम इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और किसकी बात होगी? केमिकल रिएक्शन की। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इस थोड़ी सी बात को, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, आपको खुद मज़ा आएगा। चलिए यहाँ आते हैं, थोड़ी दूर पहले आते हैं। जब आप थोड़े से पहले आते हो तो आपको यहाँ पर कुछ खास चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये आप लोगों ने बहुत देखा होगा। अगर आप लोग जो है कभी भी बैटरी को देखे होंगे, कई पुराने टाइम पे नोकिया फ़ोन्स में इस तरीके की बैटरी आया करती थी। तो हम लोग यहाँ पर किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? बैटरी के बारे में थोड़ा सा। तो ये क्या है? तो कहेंगे सर चलिए देखते हैं क्या है ये। तो ये है आपकी एक बैटरी। क्या है? एक बैटरी। अब बैटरी का क्या काम है? तो कहेंगे सर बैटरी के अंदर कुछ केमिकल होते हैं और यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और उस रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? ठीक है, तो कहेंगे सर वैद्युत धारा प्रवाह होती है, और उसी वैद्युत धाराओं का इस्तेमाल करके हम क्या चलाते हैं? अपना फ़ोन चलाते हैं, कोई लाइट जला लिया, कुछ भी ऐसा कुछ कर लिया। ओके, किरण आपको समझ में आ रहा है? प्रशांत, अमन भारती, और ये एक और बच्चा है, इसका नाम तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपका नाम जो है थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बट अभी हम लोग पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। बहुत ही ज़्यादा शानदार चैप्टर है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक बात बताना कि क्या हम अपने फ़ोन को बिना बैटरी के, बिना सेल के चला सकते हैं क्या? तो कहेंगे नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो ये सेल, ये बैटरी किस तरीके से चलती है, ये सेल चलती कैसे है? तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस बात को? हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो कहेंगे सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के द्वारा हम इसको समझा सकते हैं। इसमें हो क्या रहा है? तो कहेंगे सर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, और जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है? तो कहेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो हो क्या रहा है? ये जो बैटरी है, ये बैटरी क्या कर रही है? तो कहेंगे सर केमिकल एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को? केमिकल एनर्जी को किस में बदल रही है? तो कहेंगे सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में बदल रही है? केमिकल एनर्जी को ये किस में बदल रही है? तो कहेंगे सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब बात आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो चीज़ें हम पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने, आप लोगों के घरों में, क्या सभी बच्चों ने अपने घरों में पानी गर्म करने के लिए इस तरीके का रॉड देखा है क्या? इस तरीके का रॉड होता है और यहाँ से वायर निकला होता है। इसको हम लोग हमारे यहाँ पर इमर्शन रॉड कहते हैं। सुना है कि नहीं? यस या नो आप लिख सकते हैं, हाँ या नहीं। नहीं देखा है तो वो भी लिखिए। तो मैं आपको समझाऊँ, ये ऐसे हम लोग पानी को गर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कुछ खास चीज़ है। इसमें सबसे खास चीज़ ये है कि तुम लोग जब इसको नया खरीद के लाओगे तो ये बिल्कुल ग्रे कलर का लगता है, बिल्कुल एकदम ग्रे कलर का, एकदम मेटल का, एल्युमिनियम का चमकता हुआ दिखता है। लेकिन जैसे ही तुम इसको पानी में डालोगे इसका कलर थोड़ा डल हो जाता है, और 2-3 दिनों के बाद
2 3 10 बार तुमने अगर इसका इस्तेमाल कर लिया तो ऐसा लगता है इसकी रॉड के ऊपर कुछ मिट्टी नुमा जो है चिपक गया है, कुछ मिट्टी नुमा जो है वो चिपक गया है इसकी रॉड के ऊपर। ये जो मिट्टी नुमा चीज़ थी ये कहाँ से आई, सबसे पहला सवाल। जबकि जो पानी हमने गर्म करने के लिए डाला वो बिल्कुल साफ सुथरा पानी था, दिखने में एकदम साफ था और हम वो पानी पीते भी हैं। तो ये पानी के ऊपर ये मिट्टी आई कहाँ से, कोई बताएगा? कोई भी बच्चा बताएगा इस बात को? किरण आप बताना चाहोगे या प्रशांत, प्रशांत प्रिया राइट, या अमन भारती आप कुछ बताना चाहें? थोड़ा सा बताइए या मैसेज पे लिख दीजिए या माइक ऑन करके मुझसे बता सकते हैं। आप जब माइक ऑन करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर ईयर पीस है, मुझे सुनाई देगा। तो अच्छा चलिए, आप लोगों को अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ इस चीज़ को। एक्चुअली क्या है कि पानी में कभी भी तुमने चीनी को घोला है, कभी भी तुमने नमक को घोला है, क्या पानी का कलर बदल जाता है? कहेंगे नहीं। अगर आप इस चीज़ को याद रखोगे तो उसी पानी में तुम नमक डालोगे और वो नमक पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगा और वो बिल्कुल साफ सुथरा वैसा ही नमक आपको देखने को मिलेगा। साफ सुथरा बिल्कुल वैसा ही नमक आपको देखने को मिलेगा। इस बात से आप क्या सीख रहे हैं? इस बात से ये है कि उस पानी में घुला हुआ नमक या जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। हाँ बेटा अमन बताइए। ठीक है, तो एक चीज़ तुमने देखा होगा कि जो भी तुम्हारी बैटरी होती है, सेल होती है, वो अगर तुम उसको दोनों वायर को ला करके किसी इमर्शन रॉड या किसी भी चीज़ में कनेक्ट कर दोगे तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा देगी। ठीक है, जैसे बल्ब में कनेक्ट कर दोगे तो बल्ब जलने लगेगा। तो कहने का क्या मतलब है ये, और ऐसा नहीं है, जब तक तुम बैटरी को, चार्ज बैटरी को जब तक तुम किसी चीज़ में लगाए रहोगे, जैसे बल्ब में लगाए रहोगे, कुछ लगोगे, तब तक वहाँ पर उसका जो है प्रवाह होता रहेगा वैद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। और क्या बंद होता रहेगा? तो कहेंगे सर वहाँ पर केमिकल एनर्जी की रासायनिक अभिक्रिया होती रहेगी और क्या बनती रहेगी? विद्युत ऊर्जा बनती रहेगी और वहाँ पर उसका इस्तेमाल होता रहेगा। इसी तरीके से जो वैद्युत रसायन है इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक बार जो है वैद्युत रसायन सेल को हमने 2 हिस्सों में बांटा। एक बनी तुम्हारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन सी सेल बन गई? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसे देखिए, एक बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक बन गया आपका, तो कहेंगे सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। 2 भाग में बांटा। अब यहाँ पर लिखो, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल थी इसने क्या किया? तो कहेंगे सर इसने रासायनिक ऊर्जा, दैट इज वैद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? वैद्युत ऊर्जा। जो जैसे मैंने बताया इमर्सन रॉड, उसके ऊपर मिट्टी का जमना, उसकी बात को समझिएगा, अभी बहुत अच्छे से सिखाएंगे। जो इसने इस्तेमाल किया वो इसने इस्तेमाल किया है वैद्युत ऊर्जा, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसको इसमें किसमें बदला है? तो कह रहे हैं सर रासायनिक ऊर्जा, दैट इज केमिकल एनर्जी में। किसके में बदला? आपको अगर लगता है कि आपको थोड़ा मोड़ा कुछ भी हिंदी में लिखना चाहिए तो ज़रूर लिखिए। जबकि जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये क्या करती है? तो कहेंगे सर ये केमिकल या रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या बनाती है? तो कहेंगे सर वैद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब एक बात समझिए कि जब तक आप बिजली या वैद्युत ऊर्जा नहीं प्रवाह कराएंगे तब तक कभी भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। तो इस तरीके की अभिक्रियाओं को कहते हैं, जैसे एक बात समझिए कि एक रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस और एक होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपने आप हो जाए। कैसी कैसी हो जाए? अपने आप हो जाए। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि
वो कभी भी अपने आप नहीं होगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर बॉल रख दी तो ये नीचे आ जाएगी, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर बॉल रख दी तो ये अपने आप ऊपर नहीं जाएगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो अपने आप होती हैं उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, या हम कहते हैं सहज अभिक्रियाएं, सहज रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहेंगे? और ये अच्छा यहाँ पर और ऐसी अभिक्रियाएं जो अपने आप नहीं हो पाती उसको कहेंगे गैर सहज रासायनिक अभिक्रिया, या हम इसी को कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पर क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर यहाँ आप कहेंगे ये रासायनिक अभिक्रिया लगातार अपने आप होती रहेगी, और जैसे ही आप बल्ब या वायर कनेक्ट करोगे तुरंत बिजली जो है प्रवाह होने लगेगी। इसको कहेंगे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? प्लीज एक बारी आप इस चीज़ को चैट में लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आप लिख देंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको आ रहा है। किरण आप लिख सकते हैं, प्रिया लिख सकते हैं, अमन भारती लिख सकते हैं। तो आप ये ज़रूर लिखिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप पढ़ रहे हैं। राइट, समझ में आ रहा है? चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा इसके बारे में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। हाँ देखिए बच्चों, आप लोगों ने मैसेज किया है, देख ले रहा हूँ। ओके, क्या बात है, गुड। आना चाहिए, पढ़ते समय जो है चीज़ें आनी चाहिए। चलिए अब यहाँ से पढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? तो कहेंगे सर देख लो, थोड़ा सा देख लो, उसके बाद आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। रासायनिक अभिक्रियाओं से हम लोग क्या बना रहे हैं? तो कहेंगे सर रासायनिक ऊर्जा से हम लोग वैद्युत ऊर्जा बना रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग बैटरी की बात किए थे, जिसको हमने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सी सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं आगे, यहाँ पर पढ़िए। अब देखिए होता क्या है कि एक जार में, या कंटेनर कहते हैं, सही शब्द तो कंटेनर है, और इस में क्या होता है? तो कहेंगे सर इसमें भरा होता है प्योर या मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट, या हम इसी को और किस फॉर्म में भरा हो सकता है? कहेंगे सर एक्वस इलेक्ट्रो। अभी मैं एक एक चीज लिखवा रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। अब यहाँ पर समझिए एक्वस का क्या मतलब होता है। इसे मान लीजिए इसको कह दिया जलीय इलेक्ट्रोलाइट। अब इस बात को समझिए, या हम आप समझिए प्योर फॉर्म में है, और मॉल्टेन का मतलब पिघला हुआ। किस फॉर्म में है? पिघला हुआ। अच्छा ये शब्द मैं बोल क्यों रहा हूँ? क्यों मैं पिघले हुए स्टेट की बात कर रहा हूँ, या जलीय अवस्था की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? तो इसके पीछे का कारण क्या है? जैसे समझो, अब इस चीज़ को देखते जाना और आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है वो दो फॉर्म में पाया जाएगा, या तो पिघली हुई अवस्था में, जिसको हम गलीय अवस्था या पिघली हुई अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, या फिर जलीय अवस्था मतलब नमक और पानी मिला दिया, या पिघला हुआ नमक। ठीक है, इसका कारण क्या है? तो कहेंगे सर इसका कारण कुछ और है। चलो कोई एक बच्चा बताए कि विद्युत प्रवाह, क्या विद्युत प्रवाह किसी भी धातु में, किसी भी मेटल में जो विद्युत प्रवाह होता है वो किसकी वजह से होता है? कोई बच्चा बता दे, कोई भी बच्चा ये बता दे कि जो विद्युत प्रवाह है वो किसकी वजह से होता है?
बता देंगे तो मज़ा आ जाएगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। कोई भी धातु, किसी भी मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है, भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा, रासायनिक विज्ञान में पढ़ा होगा। थोड़ा कोई बताएगा? देखो, पढ़ना और समझ के पढ़ने में बड़ा डिफरेंस है। अगर आप बताओगे तो मैं भी आपको जो है चीज़ें समझाऊंगा। बोलो भाई जल्दी, मेक इट फास्ट। कोई तो लिख दो। इलेक्ट्रॉन, किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉन की मदद से। लेकिन जब कभी भी पानी में कहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, या ऐसे पिघली अवस्था में कहाँ, तो ऐसी सिचुएशन देखो, कहते हैं ना पानी में भी करंट उतर रहा है, और ये सब चीज़ें सुनी होगी। चार्ज की वजह से, चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। जब आप बात करते हो किसकी, एक्वस सोल्यूशन या मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है आयन की वजह से। किसकी वजह से? आयन। आयन आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ठीक है। जैसे कैटायन होता है, धनायन कहते हैं, ऋणायन होता है, एनायन को ऋणायन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वो दो चीज़ों की वजह से हो सकता है। वैद्युत प्रवाह किसकी वजह से हो सकता है? दो चीज़ों की वजह से हो सकता है। अगर वो मेटल है तो इलेक्ट्रॉन की मदद से, और अगर वो सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, नमक है, तो दो कंडीशन आयन की वजह से। दूसरी कंडीशन क्या है? आयन की मदद से वैद्युत प्रवाह होगा। इतनी बात समझ में आ गई? डन। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ सीखा कि इलेक्ट्रोलाइट हमेशा किसकी वजह से कंडक्ट कराता है? आयन की मदद से। चलो, तो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है? तो कहेंगे सर इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट, और साथ साथ में क्या हो? कहेंगे पानी। पानी को HOH लिखूं, H2O लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। नोट करते जाइए, नोट करिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर देखिए आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी। एक मैंने पढ़ाई थी आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और एक मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो मैं सबसे पहले आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। चलिए, यहाँ पर हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इसमें लिखिए, अब देखिए मैं आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना करके दिखाता हूँ। ये है कंटेनर, या एक ऐसा बर्तन जिसमें ये अभिक्रियाएं होंगी, ठीक है। और इसमें आपने क्या भर दिया? तो कहेंगे सर हमने भर दिया इलेक्ट्रोलाइट। क्या भर दिया? इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। और यहाँ पर हमने ले लिया इलेक्ट्रोड। सुना है शब्द इलेक्ट्रोड? तो हमने दो इलेक्ट्रोड ले लिया। एक इलेक्ट्रोड कहलाता है क्या? एनोड। और एक इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है? यहाँ देखो हमने करा विद्युत प्रवाह, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंप्लीट। मतलब एक ही जार के अंदर दो इलेक्ट्रोड होता है। एक इलेक्ट्रोड को कहते हैं हम एनोड। क्या कहते हैं? एनोड, या हम इसी को कहेंगे एनोड। और दूसरे को हम कहते हैं कैथोड। अब कैथोड जो होता है और एनोड होता है, तो जो कैटायन होता है, कैटायन को हम क्या कहते हैं? धनायन। क्या कहते हैं? धनायन। तो कैथोड पर जैसे मान लो हमने डाल दिया यहाँ पर एक सॉल्ट, जैसे हमने मान लो डाल दिया सोडियम क्लोराइड, ये टूटेगा पानी के अंदर,
ये टूटेगा पानी के अंदर सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। मतलब सोडियम आयन धनायन और क्लोराइड आयन आपका बन गया ऋण आयन। तो यहाँ मान लो तुमने डाल दिया सोडियम, पानी के अंदर डाल दोगे तो ये टूट जाएगा, किसमें, अपने आयन में। और ये जो धनायन है, या इसी को हम कहते हैं कैटायन, क्या कहते हैं, कैटायन। और ये है ऋणायन, या हम इसी को कहते हैं एनायन। जो कैटायन है वो कहाँ पर जाएगा, कैथोड पर। क्या बन गया ये, कैथोड। और ये बन गया एनोड। तो कैटायन कहाँ गया, कैथोड पर, और एनायन कहाँ गया, एनोड पर। अब एक बहुत ही काम की बात ये है कि जो भी आयन होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है, लेकिन जब भी कोई भी चीज़ डिपॉजिट होगी या इकट्ठा होगी, अगर कोई भी चीज़ डिपॉजिट होगी या इकट्ठा होगी किस पर, तो कहेंगे सर इलेक्ट्रोड पर। तो किस अवस्था में होगी, या तो सॉलिड या तो गैस, या तो सॉलिड अवस्था में। अब जैसे आपने सुना भी होगा कि जैसे रॉड है, रॉड के ऊपर बुलबुले दिख रहे हैं, इसका मतलब ये रॉड के ऊपर चिपके हुए हैं। और इसको हम कहेंगे ऐसी कोई तरीका जिसमें रॉड के ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल आकर के चिपके हुए हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं एडजॉर्प्शन। क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। दो तरीके की प्रक्रिया होती है, एक होती है एडजॉर्प्शन और एक होती है एब्जॉर्प्शन। एड का मतलब ऐड मतलब जुड़ना, ऐड मतलब जुड़ना। कोई भी चीज़ जुड़ेगी तो कहाँ जुड़ेगी, बाहर जुड़ेगी। इसका मतलब कभी भी किसी चीज़ की सतह पर कोई भी चीज़ आकर के चिपक जाए बिना किसी रासायनिक जो है बंधन के, या रासायनिक बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड के बिना, सिर्फ फिजिकल बॉन्ड अट्रैक्शन है, आकर के चिपक गया, तो इस तरीके से कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के ऊपर आकर के चिपकती है, जबकि यहाँ पर किसी भी तरीके का केमिकल बॉन्ड नहीं बना है, तो इसको हम कहेंगे एडजॉर्प्शन। क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन, या एक फिजिकल जो है बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, फिजिकल बॉन्ड है। तो चीज़ें आकर के, तो याद रखना, अब ये जो इलेक्ट्रोड है, क्या है, इलेक्ट्रोड, चाहे वो कैथोड है चाहे वो एनोड है, ये कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसका मतलब ये ऐसे धातुओं से बना है, ऐसे मेटल से बना है जो रासायनिक अभिक्रिया में जनरली पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर मुझे बताओ तो नोबल मेटल का नाम कोई बता दे तो नाम मैं मान लूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करके आए। कोई मुझे बता दे कि नोबल मेटल का नाम बताए कोई भी नोबल मेटल, तो कहेंगे सर कॉपर, अरे गोल्ड, सिल्वर। किसकी बात करेंगे, ये सब बहुत कम रिएक्शन करते हैं। गोल्ड और सिल्वर तो नोबल मेटल में होते हैं, वो कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते। प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड है, क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये किसका बना है, तो कह रहे हैं सर ये बना है आपका नोबल मेटल का। किसका बना है, नोबल मेटल का। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ सिखाऊंगा। एक शब्द मैं बोल रहा हूँ, इस अभिक्रिया को कहते हैं, यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है या इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। कोई भी चीज़ तोड़ी जा रही है, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और किसकी सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से। अब यहाँ पर लिखिए इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस जो है इसमें दो चीज़ हो गई, एक लिखिए लोन, क्या लिखिए, लोन, LOAN। बल्कि यहाँ लिखने की बजाय मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप इस जगह पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए लोन, यहाँ पर लिखिए लोन। लोन का मतलब, अच्छा दाहिनी साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड, किस साइड, लिखिए लेफ्ट हैंड साइड।
ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन या इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। और ए का मतलब होता है एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल। और एन का मतलब होता है निगेटिव। अब एक बात समझिए, ये जो सेल है इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में बांट दिया? दो हिस्सों में बांट दिया। तो ये जो बाएं साइड में है इसको कहेंगे लेफ्ट, और ये हो गया राइट। तो लेफ्ट हाफ सेल और दूसरे को कहा गया राइट हाफ सेल। क्या कहा गया? राइट हाफ सेल। तो यहाँ पर ये पॉइंट लिखिए पहले। तो क्या हो गया, जो आपका एनोड है ये किस साइड है? तो कहेंगे लेफ्ट। और यहाँ पर क्या डिपॉजिट होगा, क्या आकर के लगेगा? तो कहेंगे सर एनायन। और एनायन कैसा होता है? तो कहेंगे निगेटिवली चार्ज। ठीक है। यहाँ पर क्या डिपॉजिट होगा? तो कहेंगे सर राइट हैंड साइड, या हम कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल। देखिए रिडक्शन या न्यूनीकरण कहते हैं हाफ सेल। और यहाँ पर एक पॉइंट और लिखिए, यहाँ पर आएगा कैटायन विल डिपॉजिट। और एक बात लिखिए पॉजिटिव चार्ज। ये कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ गई? अब बात आती है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रोड के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोड के बारे में। और इलेक्ट्रोड, ठीक है। अमन, आपका नेट स्लो हो गया है क्या? मैम ये बच्चे का देख लीजिए, किरण शुक्ला, प्रशांत प्रिया, अमन। एक बच्चा और था, उसका नाम नहीं आ रहा था सही, HHE करके था। उसको ज़रा कह दीजिएगा, एक बार चेक कर लेंगे। चलिए अभी मैं इन बच्चों अपने काम पर फोकस करते हैं कि ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, अब देखो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये किसके बने होंगे? तो कहेंगे सर इनर्ट इलेक्ट्रोड कहेंगे। मतलब किसके बने होंगे? या तो प्लैटिनम के बने होंगे, या तो पैलेडियम के बने होंगे। ठीक है, इन्हीं जैसे महंगे मेटल के बने होंगे नोबल मेटल के साथ। लिखिए ये कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भागीदारी या शो नहीं करते या पार्टिसिपेट नहीं करते। तो लिखिए डू नॉट पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट स्पेलिंग थोड़ी सी सही लिख लीजिए। डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। और ये सारी चीज़ें जिसमें हो रही हैं इसको कहेंगे, जिस चैम्बर में हो रही है, जिस बर्तन में हो रही है, जिस कंटेनर में हो रही है, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बात समझ में आ रही है? चलो अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई थी लोन। तो यहाँ पर क्या होगा? तो कहेंगे सर यहाँ पर एक और चीज़ आपको लिखनी थी, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर एक चीज़ और होगा, रिडक्शन। इस सेल के ऊपर जो भी अभिक्रियाएं होंगी वो न्यूनीकरण होंगी या रिडक्शन होंगी। और ये वाला जो हाफ सेल है, इतने पार्ट में जो इस पार्ट से रिलेटेड अभिक्रिया होगी उसको कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इस तरफ की सेल के पार्ट को कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। नोट करिए। ठीक है।
चलिए ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? जितना मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी आपको समझ में आया? चलो एक बात समझ में आ गई हमें आपको कि जो कैथोड है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा और एनोड पर हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या समझ में आया? तो कहेंगे सर यहाँ लिखिए, तो एक पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए कैथोड पे हमेशा क्या होगा? तो कहेंगे सर रिडक्शन या न्यूनीकरण होगा। अच्छा, रिडक्शन के क्या कहते हैं? अगर कहीं पर हाइड्रोजन जुड़े या कहीं से ऑक्सीजन निकले या कहीं पर इलेक्ट्रॉन जुड़े, और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने को हम क्या कहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के जुड़ने को हम क्या कहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कैथोड पे हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। तो लिखिए रिडक्शन ऑलवेज। और ये जो सेल बनेगी वो बनेगी रिडक्शन ऑफ सेल। अर्ध सेल पढ़ा होगा ना? अगला आ गया एनोड। तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? तो कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। कहेंगे सर यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के निकलने की, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमेशा क्या होगा? तो कहेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑलवेज, या इसी को लिखेंगे ऑक्सीकरण अर्ध सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ओके, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों किरण, आ रहा है कि नहीं? ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। देखिए पढ़िए दोनों भाषा में, लेकिन नोट्स एक ऐसी लैंग्वेज रखिए, इंग्लिश में बनाइए, थोड़ा बहुत करेक्शन उसमें, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में लिख लीजिए, लेकिन कभी भी हिंदी को पे डिपेंडेंट मत होइए। इसके पीछे का कारण क्या है कि जब कभी भी नीट का क्राइटेरिया है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन इंग्लिश में सही है और हिंदी में गलत है, तो हमेशा इंग्लिश वाले के को जो है सही मान करके उस क्वेश्चन को चेक किया जाएगा। एक बात और, आगे की लाइफ में इंग्लिश को एडाप्ट करना है, और कहीं पे भी अब ज़िंदगी में तुम आगे कुछ भी करोगे उसमें इंग्लिश आपके काम का एक अच्छा पार्ट होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश को एडाप्ट करिए, आपका बहुत ग्रोथ होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब एक बात बताना, कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्पेसीज हो, लिख लो चाहो इसको, तो कोई भी स्पेसीज आयन फॉर्म में नहीं रहना चाहती, नहीं रहना चाहती, तो किस फॉर्म में रहना चाहती है? तो अपने नेचुरल या एटॉमिक या मॉलिक्यूलर, या हम कह सकते हैं न्यूट्रल फॉर्म में रहना चाहती है। लिखिए और सीखिए, देखिए इस बात को समझिए। तो कोई भी इंसान हमेशा किसी से लड़ते रहना नहीं चाहता, हर इंसान शांत सुखी मज़ेदार रहना चाहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आदमी लड़ते वक्त अपने आप को सुखी फील करता है, या जब वो एकांत में होता है, जब वो जो है बड़े मज़े में होता है, लोग उसके साथ तारीफ़ कर रहे हैं, उससे लड़ाई नहीं कर रहे, उससे प्यार के साथ है, तो वो आदमी क्या करता है? अपने आप को स्थिर समझता है। इसी तरीके से जो भी आयन है या जो भी एलिमेंट है, जो भी
मेटल है, नॉन मेटल है, वो हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में ही ज़्यादा सेटल होते हैं। और कोई भी चीज़ न्यूट्रल फॉर्म में है तो वो जनरली दो फॉर्म में होती है, या तो सॉलिड फॉर्म में या तो गैस फॉर्म में। तो न्यूट्रल फॉर्म में रहना चाहते हैं, और अगर वो कोई मेटल है या धातु है तो न्यूट्रल फॉर्म मेटल या धातु का होता है एटॉमिक फॉर्म में। जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं सोडियम की, और अगर मैं तुमसे बात करूं सोडियम आयन की, इसी तरह से मैं तुमसे बात करूं क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल की या क्लोराइड आयन की, ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में होगा, ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। मॉलिक्यूल है, सोडियम क्लोरीन है, ये गैस फॉर्म में होगी। तो कहने का क्या मतलब है, इसके ये ना तो जिसके पास सोडियम का अगर तुम एटॉमिक नंबर देखोगे तो एटॉमिक नंबर होता है 11, और अगर इसमें अभी प्रोटॉन की संख्या देखोगे तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है, मतलब 11। और कोई भी चीज़ अगर न्यूट्रल फॉर्म में है तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना है, 11। लेकिन जब हम सोडियम आयन की बात करते हैं तो इसमें प्रोटॉन तो कितना है, 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो कहेंगे एक निकल गया, इसका मतलब 11 माइनस 1, आंसर आ गया 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम, इसीलिए इस एटम या इस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से क्लोरीन, एक क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन और दो क्लोरीन के पास 34। तो अगर मैं इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूंगा तो 34 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो 34। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात करता हूँ क्लोराइड आयन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, कहेंगे 17। तो एटॉमिक नंबर होता है 17, और इसका मतलब क्या है, जनरली जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 17, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 17 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्लोराइड आयन में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसके ऊपर नेट चार्ज 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, तो नेट चार्ज आएगा -1 और यहाँ पर आएगा +1। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? अब तो बता दो। प्रशांत, प्रिया आया, किरण शुक्ला आया, कुछ आ रहा है? अब अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक इंसान है वो किसी काम को 50,000 रुपये लेके करता है। कितना रुपए करता है? 50,000 रुपये लेके करता है। और एक इंसान है जो उसी काम को सिर्फ 5,000 में कर रहा है। किस में कर रहा है? 5,000 में कर रहा है। तो कौन सा इंसान ज़्यादा ताकतवर है? तो एक बार बताना, तुमको क्या बनाना है? लाइसेंस। तुमको क्या बनवाना है? ड्राइविंग लाइसेंस। और यूपी में तो तुम जानते हो ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है। तो यूपी में तुमको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, और तुम्हारे मामा जी आरटीओ ऑफिस में काम करते हैं, और यूपी में तुमको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, और तुम्हारा कोई रिश्तेदार आरटीओ ऑफिस में काम नहीं करता है। अब जब तुम लाइसेंस बनवाने जाओगे तो वहाँ पर कोई भी अधिकारी या कोई भी ऑफिसर आपको इंटरटेन नहीं करेगा, आपकी बात को नहीं सुनेगा। तो वहाँ बाहर जो है कुछ लोग बैठे होते हैं ऑफिस के बाहर, तो वो क्या कहते हैं कि आपको लाइसेंस बनवाना है, लाइए हम आपका बनवा देंगे। तो मान लो लाइसेंस की फ़ीस 2,000 रुपये है। कितनी है? 2,000 रुपये है। तो वो आदमी तुमसे कहेगा कि आप मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपका लाइसेंस बनवा दूँगा। अब सोचो कि उसी आरटीओ ऑफिस में आपके मामा काम करते हैं और लाइसेंस की फ़ीस 2,000 हो, तो आपके मामा क्या कहेंगे? मान लो सीनियर ऑफिसर को थोड़ा मोड़ा पैसा दे देंगे, 500 रुपये, 1,000 रुपये, और कहेंगे साहब ये हमारे लड़के का फॉर्म है, हमारे लड़के का लाइसेंस बनना है, ज़रा देख लेते। तो साहब क्या करेंगे? उसको देख लेंगे और उस पर साइन कर देंगे। तो मामा ने वही सेम काम 1,000 में कराया, और उस बिचौलिए ने वही सेम काम 5,000 में कराया। तो इसमें
बात क्या हुई, जो मामा जी कम पैसा ले रहा है इसका मतलब मामा की पकड़ बहुत मजबूत है, मामा ज़्यादा पावरफुल है। और तुम वो जो जिस बिचौलिए को तुम दे दे रहे थे काम, वो कम ताकतवर है, उसको कई सारे लोगों को पैसे खिलाने की पड़ेगा। और मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, एक मिनट रुक जाओ ज़रा देख लो। दोनों बच्चों को नहीं आ रही है कोई? अच्छा, किसको किसी को आ रही है? कोई ऐसा बच्चा जिसको आवाज़ आ रही है? क्योंकि मेरे मेरे सिस्टम में शो कर रहा है कि मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर जा रही है। बाकी के बच्चे मैसेज करें जिनको आवाज़ आ रही है। तो बेटा आपके यहाँ नेट थोड़ा स्लो होगा, इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही है। अब मेरी बात को समझिए, तो क्या हम लोग ने सीखा कि जो आदमी कम पैसे में काम करा रहा है, इसका मतलब वो आदमी ज़्यादा ताकतवर है, क्या है, ज़्यादा पावरफुल है। और जो आदमी ज़्यादा पैसे में काम करा रहा है वो कम पावरफुल है। तो तुमसे कहा गया किससे लाइसेंस बनवाओगे, तो कह रहे हैं जो आदमी कम पैसे में बनाएगा मैं लाइसेंस उसी से बनवाऊंगा। मैं लड़का हूँ तो मैं उसी से बनवाऊंगा जो लाइसेंस कम पैसे में बनाएगा या जो ज़्यादा ताकतवर आदमी है। इसका मतलब क्या है, इसी बात को ध्यान रखिएगा। और जब हम लोग अगली ट्रायल क्लास में आएंगे तो मैं आपको ये चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाऊँगा जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल को क्या कहते हैं हिंदी में? विभव। क्या कहते हैं? विभव। पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अभी के सेशन आपको अगर रिपीट में देखना है तो अभी इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी और आप लोग इसको दोबारा देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के, और मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही है कि इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमारे सारे डाउट क्लियर होंगे और हम अच्छा नंबर लाएंगे अपने एग्ज़ाम में। और जब कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो क्वेश्चन भी लगेगा। अगली क्लास में जितना पढ़ाऊँगा सब पर क्वेश्चन लगेंगे, गारंटी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के।